नहीं, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल अगर बाकी गलत हो गए और एक ने दिए नहीं, इसका मतलब उसको सच मालूम था। प्रदीप गुप्ता जो आखिरी मोमेंट पर बोला था कि 30 तारीख को दूंगा, और 30 तारीख को उसने डिक्लेयर किया कि मैं नहीं दूंगा, लोग नहीं बोल रहे। तो लोग नहीं बोल रहे थे ना, वो नहीं बोल रहा था, उसको मालूम था शायद टीएमसी वाले मुझे भी मारेंगे। ये समझो आप। वो अगर तमिलनाडु के देता है, तमिलनाडु के प्रदीप गुप्ता के एग्जिट पोल सही निकले, तो उसको बंगाल कैसे मालूम नहीं था? प्रदीप गुप्ता किससे डरा था? ममता से डरा था, टीएमसी वालों से डरा था। बात सीधी है, जो दिखाई दे रहा है। अगर मैं मुंबई में बैठा हूं, मैं मुंबई में मैं घूमता नहीं, उम्र के कारण, तकलीफ के कारण, घर में बैठा हूं। मैं औरों की आने वाली खबरें हो, वीडियो हो, यूट्यूब हो, चैनल हो, वो देखता हूं। और मुझे 1200-1500 किलोमीटर दूर बैठकर समझ में आता है कि गंगा बंगाल की ग्राउंड रियलिटी क्या है। और वहां पहुंचते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती, ग्राउंड कहाँ है, उनको ग्राउंड ही मालूम नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब जनवरी फरवरी में पहली बार बीजेपी 150+ बोला था, उसका रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग मुझे राजीव रंजन न्यूज 24 ने दिया था। राजीव रंजन का वीडियो मैंने देखा था। एक कोई 50-60 उम्र की महिला बैठी है और उससे वो माहौल क्या है प्रोग्राम करने गया, और एसआर पर पूछ रहा है। वो महिला बोलती है सब कुछ ठीक हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था। और जब वो पूछता है क्या होगा यहाँ, वो ऐसा हाथ लगाती है, झीप लगाती है मुंह को, बोलेंगे नहीं। और आखिर में बोलती है मगरमच्छ के साथ रहते। तो ममता के बारे में बंगाल की महिला और बंगाल की आम जनता जो शांति चाहती है, उसको क्या चाहिए था? उसको ममता नहीं चाहिए थी। ये मैंने राजीव रंजन के उस माहौल क्या है प्रोग्राम से निकाला हुआ कंक्लूजन है। ये मैं मुंबई में बैठा हूं 1500 किलोमीटर दूर, और राजीव रंजन वहां रहता है, उसको पता नहीं, वो उधर खड़ा है, उसने इंटरव्यू किया है। इसका कारण क्या है मालूम है? वो इंटरव्यू लेने जाता है, कैमरा लेकर जाता है, माइक लेकर रिकॉर्ड करता है, लेकिन सामने वाला जो बताता है वो सुनता तक नहीं। वो अपने दिमाग में जो बात है बस वही सुनता है। अब कल मैं वो जो उनका चैनल का जो प्रोग्राम चल रहा था वो देख रहा था, तो वही बंदा बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। तो तू ग्राउंड पर जाके क्या कर रहा था? मुझे एक बोलो कि आप कूड़ा कचरा जहां पड़ा है वहां जाके खड़े हो जाओ, माइक लेकर, कैमरा लेकर, और पूछो गंदगी कहां है, बदबू कहां आ रही है। बदबू महसूस होती है। बदबू का कोई फिजिकल आप सबूत नहीं दे पाते। आपके पास नाक होनी चाहिए, नाक। अगर नाक होगी तो बदबू पर पता चलता है। माहौल वैसा ही होता है, माहौल महसूस किया जाता है, माहौल कोई बताता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सामने वाली महिला क्या बोल रही थी। ये फरवरी जनवरी की शायद बात है, वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। मैंने उसके और कोई धागे हैं, लेकिन वो बेसिक था मेरे लिए कि मगरमच्छ के साथ रहते। वो चीफ मिनिस्टर को मगरमच्छ बोल रही है, जो उस महिला के घर से 3 घर दूर रहती है, ममता दीदी, उनका ओरिजिनल घर, उसको वो महिला मगरमच्छ कह रही है। तो भवानीपुर का भी आपको नतीजा समझ में आता है, पूरे बंगाल का समझ में आता है। ये चुनाव में बीजेपी को जितवाने का वोटर का कोई भी मंशा नहीं थी, ममता को हराना तय किया था। और मेरा यह तरीका रहा है, जितने मैं 50-55 साल से पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की, विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं, तो मेरे लिए राजनारायण गुरु थे। 77 के चुनाव में मैं हमेशा उनका उदाहरण देता हूं। 77 के चुनाव में रायबरेली से इंदिरा जी जनता पार्टी के कैंडिडेट बनके राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे, और उस दरमियान वो मुंबई में वर्ली में आए थे, उनकी जाम्बोरी मैदान में सभा थी। तो हम कुछ पत्रकार उनसे मिलने गए थे, तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई रायबरेली की हालत क्या है, रायबरेली का माहौल क्या है।
तो बोले वो तो मैं जीत चुका हूं, वोटिंग बाकी है। तो मैं हंस पड़ा, अब वोटिंग बाकी है, कैसे जीत गए? मैंने कहा वो थोड़ा गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने मुझे उपहासात्मक भाषा में बोले, बच्चे हो अभी, राजनीति बहुत समझनी है तुम्हें। मैंने बोला नेताजी वो बात नहीं है, अगर वोटिंग नहीं हुआ है और आपके सामने देश की प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रही है, तो एकदम बोले वही तो। मैंने बोला क्या वही तो का मतलब क्या है? लोग इंदिरा को हराना चाहते हैं, उसके परिणाम वश राजनारायण जीत जाएगा और जीत चुका है। लोग राजनारायण को जिताना नहीं चाहते, लोग जनता पार्टी को लाना नहीं चाहते, लोग इंदिरा को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते। तो मैं गांव गांव घूमकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे हरा दो, मुझे वोट मत दो, फिर भी मैं चुनकर आऊंगा। वही रिपीट बंगाल में हुआ है। लोग ममता को हटाना चाहते। अब सोचो कि हटाना चाहते, क्यों हटाना चाहते? क्योंकि ममता ने बंगाल के महिलाओं के लिए बहुत एक बढ़िया पैकेज दिया था कि हर एक को 15 लाख दूंगी, लेकिन उसके लिए तुमको गैंग रेप के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो लड़के तुम पर गैंग रेप करेंगे हम उनको बचाएंगे और बदले में तुमको 15 लाख रुपए तुम्हारे फैमिली को देंगे। तुमको गैंग रेप सहना है या तो मर जाना है। इसको पैकेज बोलते हैं। पिछले 1-1.5 महीने से मैं जो विमर्श सुन रहा हूं, चुनाव के बारे में डिबेट सुन रहा हूं, ममता का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट महिला वोटर है। किस लिए भाई? रेप के लिए। ममता की ऑफर क्या है? बंगाल की अगर महिला बोल रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो महिला सुरक्षा। और महिला सुरक्षा के बारे में ममता ने क्या बोला है, क्या किया है कि 15 लाख रुपए देंगे अगर गैंगरेप हुआ तो। और 8 बजे के बाद महिला लड़कियों ने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये ममता ने ऐसा पैकेज दिया है कि पूरे बंगाल की महिला खुश हो गई और वो ममता की स्ट्रांग सपोर्टर बन गई। ये अगर मीडिया का विमर्श था तो मीडिया को पता नहीं है कि बंगाल है कहां। उनको पता नहीं है बंगाल है कहां, बंगाल क्या है वो पता नहीं है। बंगाल में महिला पुरुष बच्चे क्या रहते क्या करते इसका भी जिसको पता नहीं, वो पिछले 2 महीने से एनालिसिस कर रहे थे चुनाव का, तो वो गलत साबित होना था। अगर मैं यहां बैठे तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ एनालिसिस करो तो सरासर गलत होगा। मैं उससे मिला तक नहीं हूं, मैंने उसको देखा तक नहीं है, वो कौन सी कक्षा में है या कौन सा कोर्स कर रहा है मुझे पता नहीं, और उसके बारे में अगर मैं ज्ञान देना शुरू कर दूं तो सरासर गलत साबित होगा। और वही बिल्कुल पिछले 2 महीने से मीडिया में चल रहा था। बंगाल का वोटर क्या करना चाहता है ये वहां जाकर महसूस करना चाहिए। अगर लोग बोल रहे कि बोलेंगे नहीं, तो मतलब क्या है? बोलेंगे तो डर किसका था? ममता के सपोर्ट में बोलने का डर तो था नहीं किसी को। तो जो बोलना नहीं चाहते वो साफ साफ बोल रहे कि हमको ममता को हटाना है। मैं बार बार इस तुम्हारा हो या और बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ बोलता था, तो मैंने बोलता था बड़े बड़े सिग्नल आते हैं, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए। धुरंधर फिल्म का गाना है, आधी बातें आंखें बोले बाकी आधी खामोशी कह दे। बंगाल का चुनाव इस एक लाइन में आया है। लोगों की आग, वो बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी कि ममता को हटाना है, लेकिन हमको वो देखना नहीं है, हमको वो देखना नहीं है। हम रटे रटाए जो डायलॉग है सेक्युलरिज्म के या जो कुछ है लिबरलिज्म के, वो रटे रटाए डायलॉग बोल रहे थे और हमको पता नहीं कि बंगाल में क्या चल रहा है। सीधी बात है, सीधी बात है। एक बात समझाऊं अंजू तुम्हें, अगर तुम्हारा बच्चा है 4 साल का, किसी ने देखा है और वो आगे चलकर अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, 10 साल बाद आते हुए चलो अंजू का बच्चा है उसके लिए कुछ गिफ्ट लाना चाहिए, वो कपड़े लेकर आ गया, उसके दिमाग में 5 साल का 4 साल का बच्चा है, आज वो 15 साल का हो गया, तो वो कपड़े लाकर उस बच्चे को फिट करेगा तो नहीं होगे। तो एक बात
समझ लो कि जो सिद्धांत होता है, थियरी होती है, वो अनुभव पर आधारित होती है। थियरी के आधार पर अनुभव नहीं होता। हम थियरी के आधार पर अनुभव को कंपेयर कर सकते हैं सिद्धांत के आधार पर। तो सिद्धांत रेडीमेड कपड़े जैसा होता है। जब तक आप जिसके लिए लाते हो उसकी फिगर, उसका आयु, उसकी उम्र आपको पता नहीं, तो आप गलत साबित होगे। और बिल्कुल वही हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, वो होने वाला था। वो अगर 1500 किलोमीटर दूर बैठकर भाऊ देख पाता था, फरवरी से लेकर, मैं 150 प्लस बोल रहा हूं, फरवरी 8, 9, 10 फरवरी के बाद मेरे सारे वीडियो देखो। मैं बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी में आ रही है बोल रहा था, उसके कारण भी बोल रहा था। किसी मीडिया वालों को देखना नहीं था, क्योंकि उनको देखना ही नहीं था। अरे जो बंगाल की जनता को ग्राउंड पर जाकर नहीं देखना चाहते, वो भाऊ तोरसेकर को क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनको सच्चाई देखनी नहीं थी। उनको सच्चाई को परेशान करना था, पराजित करना तो पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा एक कहावत बोलते हैं ना, सच परेशान होता है, पराजित नहीं। तो ये सारे जो डिबेट करने वाले हैं वो सच को परेशान कर रहे थे, लेकिन पराजित नहीं कर पाए। और दूसरी बात, पिछले 20 दिन से 21 दिन से मैं ममता 100 के नीचे रहेगी बोल रहा था। तो क्या मजाक कर रहा था? 55 साल पत्रकारिता करने के बाद कोई ऐसा बोलता है तो पागल नहीं है, उसके पीछे कोई थॉट है, उसके पीछे कोई जानकारी है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे किसी को मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं, लेकिन सोचना तो चाहिए था ये पागल क्यों बोल रहा है ऐसा, तो शायद बदल जाते, मुंह की खानी नहीं पड़ती। ममता नहीं हारी है, पूरा मीडिया हारा है, पूरा भद्रलोक, पूरे देश का भद्रलोक हारा है। जो खुद को सेक्युलर मानता है उस हरेक की हार हो गई है। और ये अभी सोच रहे हैं, आज के मैं कुछ वीडियो देख रहा था कल के नतीजे आने के बाद, इनके सामने एक सवाल है, लड़की ने बलात्कारी के साथ सहयोग क्यों नहीं किया? समझो ना, 70% हिंदुओं को रोज गाली दोगे, उनकी निंदा निर्भत्सना करोगे, और वो कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है? अजीब बात है भाई, अजीब बात है। सीधे भाषा में हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक लड़की बलात्कारी के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रही है, ये इनके सामने नतीजों के बाद आया हुआ सवाल है। बोलकर लोगों को कुछ समय के लिए उल्लू बना सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे लोग समय, आपके घर में बच्चा है तो थोड़ा मोदा इधर उधर का झूठ बोलता है, हम एंजॉय करते हैं ना, बच्चा है बोलेगा, थोड़ा झूठ बोलता है इधर उधर, हम मान लेते हैं। लेकिन आगे चलकर वो झूठ बोलने लगा तो थप्पड़ लगाते है ना, क्योंकि वो जिंदगी खराब ना कर ले। लेकिन एक बात हो जाती है, अगर उसके झूठ मूठ को आप आगे भी उसकी पीठ थपथपाते रहो तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। एक कहानी आपने सुनी होगी, बहुत पुरानी, हम बचपन से सुनते आए, कि एक ऐसा बच्चा था, उसके सब जो खोरापति होता वो सब माँ उसकी डिफेंड करती थी, और एक दिन आगे चलकर वो बड़ा गुनहगार बन जाता है, अपराधी बन जाता है, और उसको फांसी की सजा होती है। और जज पूछता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वो बोलता है मुझे माँ से मिलना है। तो जज बोलता है ठीक है, उसकी माँ को लेके आओ। उसकी माँ को लेके आते हैं तो वो माँ को गले मिलता है और माँ का कान ऐसे काटता है कि मतलब तोड़ ही देता है। बोलता है सही समय पर इसी कान ने लोगों की बात सुनी होती तो आज मुझे फांसी नहीं होती। ममता वो बच्ची है जो अपने माँ का कान काट रही है, समझे? उससे ज्यादा कुछ, क्योंकि अब झूठ पर उसका विश्वास बैठ गया। जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए वो झूठ बोल रही थी, लोग तो समझ गए। ममता वो समझ नहीं पा रही है कि वो सरासर झूठ बोल रही है। उसको समझ में नहीं आता कि लोग झूठ को सच क्यों नहीं मान रहे। उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो होना ही था। देखो, ये जो मॉब मेंटालिटी होती है ना, मॉब मेंटालिटी समझना, उसका भी एक साइंस है। मैं ऐसी बहुत अलग अलग बातें सुनता रहता हूँ, समझते रहता हूँ।
तो बर्ट्रांड रसेल नाम के जो बड़े थिंकर थे, उनका एक मैंने पढ़ा था, तो बोल रहे कि सामने वाले हम जैसे नहीं हैं, बस इसी कारण से हम जब शंकाकुल हो जाते हैं तो हम उन पर टूट पड़ते, उसको मॉब मेंटालिटी बोला जाता है। अगर मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम, देखो बात तुम पिछले एक महीने से जो चर्चा है वो सुनो, तो चर्चा क्या थी, ममता के पीछे मुस्लिम वोट बैंक है और हिंदुओं का पोलराइजेशन हो रहा है। अरे भाई, मुस्लिमों की वोट बैंक है तो हिंदुओं की वोट बैंक क्यों नहीं हो सकती? लेकिन भाषा का फर्क देखो, विमर्श का झूठ देखो, मुस्लिम वोट बैंक होती है और हिंदुओं का पोलराइजेशन होता है, कंसोलिडेशन होता है। ये क्या बात है? तो मुस्लिम कंसोलिडेट नहीं होते बीजेपी के खिलाफ? भाषा देखो, तो आप पूरा का पूरा विमर्श कितना झूठा हो गया है, नैरेटिव कितना झूठा हो गया, और इनको लगता है कि लोग तो पागल है, हम बोलेंगे वो सच मान लेंगे। नहीं, आज जानकारी के, ज्ञान के इतने स्रोत टेक्नोलॉजी से उपलब्ध हो गए कि आप अकेले सच बोलने वाले नहीं रहे, जानकारी देने वाले आप अकेले नहीं हो, संपादक हो या और कोई भी हो, 1000 और सोर्सेस है हमको जानकारी लेने की। अभी आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखा, मैं हैरान हो गया। अच्छा लगा, सुबह लेट जाग गया था तो चाय वाय लेने के बाद मैं कंप्यूटर पर बैठ गया, इंडिया टुडे पर आसनसोल का एक वीडियो आया और वो वीडियो देखकर मैं चौंक गया कि आसनसोल बांग्लादेश में, ढाका के पास है, लाहौर के पास पाकिस्तान या पेशावर के पास है, कहां है? सालों के बाद आसनसोल के एक बाजार में दुर्गा माता मंदिर था, वो सालों के बाद खुल गया, तो बंद क्यों था भाई? अब उसके खिलाफ लोग आज मैदान में उतरकर, खोलकर नाचने, पूजा पाठ करने लगे, तो उसी में पता चलता है कि ममता क्यों हारी है, कि हिंदुओं के देश में हिंदू होना ही गुनहगारी है। तुम लड़की हो तो बलात्कार करना मेरा अधिकार है, माइंड से समझो कि लड़की को सहना है बलात्कार, और अगर बलात्कार नहीं सहती तो इस देश का सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र संकट में आ गया। इस देश का लोकतंत्र लड़की पर बलात्कार करने से बचाया जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट बन गया है, तो लोग उससे उठकर निकल कर आए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ना बंगाल में हुआ, ना हरियाणा में हुआ, ना महाराष्ट्र में हुआ, ना बिहार में हुआ। लोग आजकल सेक्युलरिज्म का मतलब जिहाद समझते, लोग सेक्युलरिज्म का मतलब गुंडागर्दी समझते। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित आर्ग्यूमेंट करते हैं वो लोगों को दिखा रहे। मुझे एक समझ में नहीं आया, बार बार मैं सुन रहा था, लोग बोलते ममता के पास तो केडर है, बीजेपी के पास केडर नहीं है। ये बलात्कार करने वाले, तोलाबाजी करने वाले, जो एक्सटॉर्शन करने वाले, उसको केडर बोलते हैं। तो माफिया दाऊद के पास भी बड़ा केडर है मुंबई में, दाऊद जैसा केडर शिवसेना के पास नहीं है, ऐसा किसी ने बोला है? कौन नहीं है? हर गांव में कैरम खेलते बैठने वाले गुंडे आपको केडर लगते हैं? ये कहां का पॉलिटिकल साइंस है? मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता। तो अगर जो रिएक्शन आई है तो वो आई है, ममता एक रेप का, गुंडागर्दी का सिंबल बन गई, सिंबल बन गई। तो एक महिला के पीछे महिला खड़ी होगी, क्यों होगी भाई, क्यों होगी? कल उस रत्ना देवनाथ जो है, उसका एक वीडियो देखा तो मेरी आंखें गीली हो गई। पिछले 2 महीने में उसके बहुत सारे वीडियो देखे, महिलाएं उसके गले मिलती है, रो पड़ती है, उसकी आंखें सूखी है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बिल्कुल निरभ्र, वो जिंदा नहीं लगती थी, जिंदा लाश लगती थी वो महिला। कल पहली बार चुनाव के नतीजे आने के बाद उसके मुंह पर थोड़ी सी मुस्कान थी, वो मुस्कान देखकर मेरी आंखें गीली हो गई। इसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, इसको मानवीय संवेदना बोलते हैं, जो हम गवा बैठे विचारधारा के नाम पर।
हम इतने बधिर हो चुके हैं कि हम इंसान जैसा सोचना भी बंद कर दिया। जो खुद को भद्रलोक बोलता है, खुद को इंटेलेक्चुअल बोलता है, ये सब कर रहे हैं। वो इंटेलेक्चुअल पोर्नोग्राफी बन गई है। ये इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है। ये जो आजकल खुद को इंटेलेक्चुअल वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं ना, वो सब इंटेलेक्चुअल पोर्नोग्राफी बन गई है। और पोर्नोग्राफी हमेशा परवर्ट होती है, विकृत होती है। हमारे देश का विचार करने का जो तरीका है ना, वो परवर्ट हो गया, विकृत हो गया। और बस वही था। अब वो महिला, अरे कम से कम एक बात कर दे, तुम महिला की बात कर रहे हो ना, उसके खिलाफ टीएमसी और बाकी पार्टियां उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। इतनी तो संवेदना दिखा सकते थे। आपने उसकी बच्ची को नहीं बचाया ना, उसके खिलाफ जो गुनाह हुआ उसको किसी को सजा मिली। कम से कम इतनी तो संवेदना दिखाते, नहीं दिखाई गई। तो लोग क्या करेंगे? आज उसकी बच्ची थी, कल मेरी बच्ची, शायद कल मेरी एक महिला सोचेगी ना कि कल मेरा क्या होगा, सोचती है। और जब सोचने लगते ना, इंसान जब सोचने लगता है तब वो रिएक्ट होता है। और रिएक्ट जब होता है तो बड़ी भयंकर बन जाता है। ममता वो श्री राम नहीं चलेगा, यहां तो दुर्गा है। अरे दुर्गा समझते हो तुम? दुर्गा ये महिला का रुद्रावतार है। दुर्गा का मतलब क्या होता है? काली माता का ये क्या होता है? काली माता कोई सरस्वती नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। दुर्गा ये रुद्रावतार, तांडव करती है। तो जो हुआ है बंगाल में उसको तांडव बोलते हैं। और वो सब महुआ मोहित्रा हो या कोई सियोनी घोष हो, ये सब मायावी राक्षसिनी थी। कल जो हुआ है ना, वो दुर्गा ने वो सब मायावी राक्षसी थी, उनका सफाया किया। चुनाव का नतीजा समझना है तो ये बहुत हमारे पुराने जमाने की कहानियां है, वो समझो। वो जो राक्षसी होती थी वो बहुत ब्यूटीफुल बनकर आपके सामने, सुंदरी बनकर आती थी, लेकिन होती राक्षसी थी। ये जो महुआ मोहित्रा है या कोई सियोनी वगैरह वगैरह को काकुली वगैरह जो है, वो सुंदरिया नहीं है, वो राक्षसी है। बंगाली जनता ने खुद दुर्गा होकर दिखा दिया, बंगाली महिला ने, कि तुम राक्षसी हो। हम पहचान गए। इतने दिन भूल गए थे कि तुम सुंदर दिखती हो, सुंदर कपड़े पहनती हो। ये हो गए। नहीं, कांग्रेस के तरफ या स्लेब के तरफ मुस्लिम वोट गया वो छोड़ दो। बहुत सारा मुस्लिम वोट और पर्टिकुलरली मुस्लिम महिला का वोट भी बीजेपी को मिला है, से मैं मानता हूं, क्योंकि वो भी महिला है, उनकी भी बेटियां है। बिहार चुनाव के समय वो जो राजीव रंजन, मैंने शुरुआत में बोल दिया, वो कुछ स्कूली बच्चियों के साथ बात करता था, तो वो बाकी सारे यूनिफॉर्म में बच्चियां थी, तो वो सब बोल के राहुल गांधी पर पूछा, मोदी पर पूछा, नीतीश पर पूछा। और जब तेजस्वी पर आ गया तो वो बच्चियां बोली नहीं 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 नहीं, तेजस्वी नहीं चाहिए। तो बोला क्यों? नहीं, हमको भी 4 बजे के बाद बाहर निकलना है। अब ये मैंने देखा तो मेरा दिमाग चल पड़ा, ये तो बच्ची है, ये तो वोटिंग के लिए नहीं जाओगे। 12-15 साल की तो बच्ची है, लेकिन वो बोल रही है कि हमको तेजस्वी नहीं चाहिए, शाम को 4 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलना है। इसका मतलब इनके घर में इनकी माँ, बुआ, मौसी क्या बोल रही हो पता चलता है। तो उस वक्त मैंने बोल दिया था कि बिहार में शायद 200 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम महिला भी नीतीश को और बीजेपी को वोट देगी। अगर वहां हुआ है तो मैं मानता हूं कि बंगाल में भी हुआ है। अगर ममता सिर्फ रेप की गारंटी देती है तो मुस्लिम महिला को भी रेप नहीं चाहिए, ये समझ लो। तुम्हारी आइडियोलॉजी गई भाड़ में। बंदरिया की कहानी है ना, वो आखिर में बच्चा ही पैर के नीचे लेती है अपना नाक पानी के ऊपर लेने के लिए। तो वो हो गया। दिल्ली में या मुंबई में मॉल बहुत होते, तुम्हारे दिल्ली में नोएडा में भी होगी। जाती हो ना वहां, मॉल में जाती हो ना? हाँ, उस मॉल में एक किड जोन होता है बच्चों के लिए। जाती हो वहां? तो बच्चा होगा तो जाओगी, अकेले होती तो जाती हो। मॉल में तो है, क्यों नहीं जाती वहां?
तो राहुल गांधी वगैरह ना, ये बच्चों के लिए मीडिया के किड जोन का मामला है। कोई सीरियस नहीं ले लेता, सिर्फ मीडिया वाले लेते, आम जनता नहीं लेती। वो मीडिया के लिए बोलते, मीडिया के जो बच्चे, उनका लिए राहुल गांधी एक खिलौना है, किड जोन है। तो वो वहां जाएंगे, क्या मतलब है? भूल जाओ, उस पर बातें ही करना बंद करो। आम जनता ने राहुल गांधी की तरफ मुड़कर देखना बंद किया। और अगर राहुल गांधी को कांग्रेस नहीं हटाती तो कांग्रेस के तरफ भी पीठ करके लोग चल पड़े। लोगों को राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं चाहिए, तो हमको भी उधर देखने की कोई जरूरत नहीं, वो बकते रहे जो कुछ बकना है। उस पर मैं मेरी ऊर्जा खराब नहीं करता।